आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोविंद पारिक का पेज नंबर 16। होपफुली आप, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, पुराना रिवाइज करना है, देन नई चीजें पढ़नी है। हर पेज में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे नए चीज रहते हैं। और रिवीजन साइकिल ऑफ 1 to 10 पेजेस हमारी हो गई है। फर्स्ट रिवीजन साइकिल, तो उसको जरूर रिवाइज कर लेना। क्वेश्चंस का आंसर बनते आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन विजुअल वो ऑडियो में इसलिए है ताकि आप आंख बंद करके ये कोशिश कर सके और पुरानी चीजों को बहुत अच्छे से याद कर सके। अब पेज नंबर 14 में बहुत ज्यादा नंबर थे। पेज नंबर 13 में भी चीजें थी। ठीक है, 15 में भी कंटेंट था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे चीजें और डिफिकल्ट होती जाएगी। तो कोशिश क्या करना है, हमेशा पुराना पढ़ते चलना है, जिससे कि हमारे किसी भी तरीके के नंबर्स हम गलत ना कर सके, किसके कितने भेद है वो गलत ना कर सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 16। ठीक है, अभिशन वगैरह या भी आपके स्क्रीन के सामने मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। तो आपको याद है कि नहीं है? अगर सिर्फ हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं सिर्फ इस चीज का, ठीक है, पात्र का। तो गुलाब जामुन कौन से पात्र में रखी थी, बता दो मुझे। गुलाब जामुन कौन से पात्र में थी? नींबू किस की प्लेट में रखा था? किसके हमने सींग बनाए थे? लवण की बोतल के हमने क्या सींग बनाए थे? ठीक है, कटु, कटु यानी कैट, कैट, कैट आइज किसका, कौन से रत्न का नाम है? ठीक है, तिक्त, तिक्त को हमने क्या बोला था? तिक्त को हमने कैसे कांसे से रिलेट किया था? ठीक है, और हमारी जो चाय थी, दैट इज कषाय, वो कैसा था? ताम्र, लोह ना। थोड़ा मेरा गला खराब है, इसलिए 2 दिन से आपकी अपडेट भी नहीं डली, आपका 2 दिन से वीडियो नहीं डाला था, इसलिए हम पेज नंबर 16 पे लेट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आपको रिवाइज करते चलनी है। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसका पीए था? तर्पण कब करा सकते हैं? शिरोवस्ती कब करा सकते हैं? चलो इसी में मुझे आंसर दे दो। शिरोवस्ती 10 टाइम्स किसकी होती है? ठीक है, और सेक किसका 2 टाइम्स होता है? इसके आंसर्स मैं यहाँ पर नहीं दूंगी। अगर रिवाइज नहीं किया है तो गो चेक इट आउट पुराने वीडियोस, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सके। एक साथ हमें चीजें नहीं खानी, हमें अच्छे से चीजों को याद करते चलना है। देखो, आयुर्वेद समझने का है, वो हम जब संहिता पढ़ते हैं मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको रटने की नहीं बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितने इजीली आप समझ सको। नॉर्मल लैंग्वेज यूज करती हूँ, कोई संहिता की स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं यूज करती हूँ, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन चीजों का बार बार रिवीजन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना हम रिवीजन करेंगे उतना ही जब हम पेपर का टाइम आता है तो हमारे लिए चीजें क्विक रिवीजन में चली जाती है कि हाँ, पहले उस टॉपिक को पढ़ने में मुझे 15 मिनट लगता है, तो अब मुझे इतनी सारी चीजें याद है कि सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। और मुझे ये भी आया था कि आप चरक चिकित्सा स्टार्ट करना है, तो अब नेक्स्ट टाइम से अब हम चरक चिकित्सा भी स्टार्ट कर देंगे एज पैरेलल, क्योंकि जो योग वगैरह है उससे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चरक चिकित्सा को अगर हम वाले पर्सपेक्टिव में जाएंगे तो कोई प्रैक्टिकल अप्रोच पे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन कोई ना। अभी हम चलते हैं शुद्ध शुक्र के लक्षण पे। अब बताओ दो, शुद्ध शुक्र, यहाँ पे इसका वर्णन किया। तो आचार्यों ने उसका एक श्लोक है जो हम जब फर्स्ट ईयर में रहते हैं तभी हम सबसे पहले याद करते हैं। और शुद्ध शुक्र के बारे में तो शुक्र दोष भी बता दो मुझे कितने। शुक्र, शुद्ध शुक्र है ये, तो शुक्र में दोष भी होंगे। किस आचार्य ने कितने माने, और अगर नंबर नहीं लिखा है तो कितना जाएगा? ठीक है, और अगर दोष है तो दोष है, तो दोषों की क्या होती है? चिकित्सा होती है। दोषों की अगर चिकित्सा है तो हम उसकी कैसे कैसे चिकित्सा कर सकते हैं? क्या साध्य के वाले कितने होते हैं, असाध्य कितने हैं, और कृच्छ साध्य किसका है, और इसका वर्णन किस आचार्य ने किया है? ये सारे मेरे क्वेश्चन इधर से आने चाहिए और उधर से आपके आंसर्स आने चाहिए, तभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ठीक है, अब चलते हैं पहला वर्ड। वो क्या बोल रहा है? स्फटिकाभम। ठीक है, आभम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि श्लोक का वर्ड है तो मेरे मुंह से निकल रहा है स्फटिकाभम। मतलब शुद्ध शुक्र के लक्षणों में यहाँ पर बताया गया कि स्फटिकाभम। स्फटिक क्या होता है? फिटकरी, एलम। ठीक है, एलम का फॉर्मूला हमें याद करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आई थी, है ना, डिफिकल्टी आई थी, तो वही हमारा एलम है। तो कौन कौन आचार्य शुद्ध शुक्र का एलम लक्षण मान रहे हैं? आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य शारंगधर। ये रेफरेंस है। देखो, जो यूनि व्यापक अध्याय उसी में शुद्ध शुक्र, बाल वगैरह वगैरह का सबका वर्णन कहाँ पे मिलता है? वह स्फटिक के अंदर मिलता है। मधुगंधी, मधु यानी हनी, गंधी यानी उसके जैसे जो हनी या शहद के जैसे जिसकी स्मेल आती है, ऐसा कौन कौन से आचार्य मानते हैं? सेम हमारे चरक, सुश्रुत और वाग्भट यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्लूडेड, आचार्य शारंगधर तो है। अब यहाँ पर स्पेसिफिक पॉइंट आचार्य वाग्भट का क्यों दिया है? आचार्य वाग्भट बोलते हैं कि वो घृत वर्णी होता है। घृत वर्णी, तैल वर्णी और मधु वर्णी। घृत के जैसा वर्ण, तैल के जैसा वर्ण और मधु के जैसा वर्ण। तो किसका कौन सा वर्ण रहता है? अगर वो
तेल के जैसा है, जैसे हम तेल लगा लेते हैं हमारी बॉडी में, तो थोड़ी सी हमारी जो छाया हो जाती है कैसी हो जाती है, काली सी हो जाती है, तो हम कृष्ण समझ सकते हैं। ठीक है, अब कृष्ण और श्याम में क्या डिफरेंस है? श्याम में थोड़ा सांवला, ठीक है, और कृष्ण इज ब्लैक, जेट जेड ब्लैक समझो, है ना। और घृत मतलब गोरा, तो घृत वर्णी हो जाएगा गौर, तैल वर्णी हो जाएगा कृष्ण, और मृदु वर्णी हो जाएगा हमारा श्याम। ठीक है, इजी है, कुछ एक चीज एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ी। ठीक है, अब जब हमने शुद्ध शुक्र देख लिया तो शुद्ध आर्तव भी देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी इनके बारे में बताया और आचार्य चरक भी बताते हैं। रेफरेंस हमें चरक का तो पता चल ही गया, सुश्रुत ने शारीर स्थानों में इसका वर्णन किया है। अब शारीर स्थान पूरा हमारा इसी का है। ठीक है, तो चलते गुंजा फल। गुंजा पता है ना क्या होता है? हम उपवीश जब पढ़ते हैं तो हम गुंजा पढ़ते हैं, तो गुंजा फल जो कि रेड कलर का, तो गुंजा फल सा वर्णम, कि गुंजा फल के जैसा उसका वर्ण होना चाहिए। पद्मा अलग तक, पद्मा मतलब हमारा कमल का फूल, कि जैसी उसकी पद्मा अलग तक सन्निभम, गुंजा फल च वर्णम च पद्मा अलग तक सन्निभम इंद्रगोप संकासम आर्तव शब्दम आदिशे, ये इसका पूरा श्लोक होता है। अब आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं? आचार्य सुश्रुत यहाँ पे बोल रहे हैं, साशा शाशा मतलब ये जो है शशा, खरगोश को बोलते हैं। अशरक मतलब खरगोश के रक्त के समान। प्रतिमा, शाशा शक प्रतिमम, यत्तु यक्षा लाक्षा रसोपमम। लाक्षा यानी जो लाख होती है, लाख रेड कलर की होती है, उसको सबने वायरल वीडियोस में भी हम लोग देख लेते हैं। लाक्षा, लाक्षा के कंगनिया बनते भी। होली जब आई थी तो लाख के बलून के गोले वाला वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ठीक है, अब मैं ये चीज इसलिए आपको बताती हूँ क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज करते होंगे और वो चीज उनकी आंखों के सामने आई होगी, लेकिन अब हम उसको कैसे कोरिलेट करेंगे? लाक्षा शुद्ध आर्तव का लक्षण है, आचार्य हमारे सुश्रुत इसके बारे में बोल रहे हैं। यहाँ से हमें हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब गर्भ की, गर्भाशय की स्थिति मतलब जो गर्भ है हमारा, जो न्यू बॉर्न है, ठीक है, वो जब गर्भ में है तो किस स्थिति में है, व्हाट इज द पोजिशन, पोस्चर, कि गर्भ में उसकी कैसी पोस्चर है। अब आचार्य चरक क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? गर्भस्थु खलु मातः पृष्ठ, मतलब मम्मी है, ठीक है, ठीक है, मम्मी का ये वोम है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा वोम बना दिया हमने हमारी मम्मी का। ठीक है, अब उसमें ये क्या बोल रहा है कि पृष्ठ, अभिमुखा, और ऊर्ध्व सिरा, पहले वर्ड समझो, ऊर्ध्व सिरा, ऊर्ध्व सिरा मतलब ऊपर सिर है, ठीक है, बच्चे का। और उसकी पीठ कैसे होगी? क्योंकि हमें पता है इस पोस्चर में रहता है, नाइन के स्ट्रक्चर में रहता है बच्चा। ठीक है, तो सिर तो ऊपर हो गया, मतलब नाइन है हमारा। ठीक है, अब पृष्ठ अभिमुखा मतलब इसका जो मुंह है बच्चे का वो कहाँ है? मम्मी की पीठ को ये देख रहा है, मम्मी की पीठ को देख रहा है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है वो अंदर समझो। ठीक है, ऐसा है। तो उसकी जो ऊर्ध्व सिरा, पहला वर्ड क्लियर हुआ, पृष्ठ अभिमुखा यानी उसका जो मुख है वो पीठ की तरफ है। अब संकुचित, क्योंकि नाइन स्ट्रक्चर जब मैंने आपको बोला तो संकुचित है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नाइन नहीं बनाया हमने, हमने बनाया ऐसा नाइन, ताकि वो संकुचित है, अपने हाथ पैर को अच्छे से सकोड़े हुआ है। ठीक है, और अंतःकुक्ष ऑब्वियसली कहाँ होना चाहिए? कुक्षी के अंदर। तो इस श्लोक से हमें समझ में आ गया कि वो कहाँ है, कैसा है। अब आचार्य चरक ने उसका अच्छी खासी पोजीशन बता दी, लेकिन जब हमारे यहाँ पर आचार्य सुश्रुत का वर्णन आता है तो उन्हीं की अवस्था के बारे में अगर बात करेंगे, अवस्था में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन आया है वो हमारे डिलीवरी के पहले वाला डिस्क्रिप्शन है। वैसा इसलिए है क्योंकि जब डिलीवरी होती है हमें पता है जो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के लिए हमें सिर्फ सिफेलिक पोजीशन होनी चाहिए, मतलब सिर नीचे होना चाहिए। तो उसी का यहाँ पर वर्णन है कि अमुखो अभिमुखा। यहाँ पर उन्होंने जो सिर की कंडीशन है वो कैसे बोल दी? नीचे बोल दी। नीचे की कंडीशन कब होती है? जब हमारी डिलीवरी होने वाली रहती है ना, जब हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला रहता है तब उसकी कंडीशन ऐसी बनती है। तो जब हमारा सिर नीचे है, ऐसी कंडीशन किसने बोली? आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। और अच्छा, मेन चीज है कि ऊर्ध्व किसने बोला, अधो किसने बोला, बाकी सारी चीजें तो सेम है। ठीक है, वाग्भट जी आचार्य बोलते हैं हमारे ललाटे कृतांजलि, वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो मेन है, एक का याद रखो, दूसरे का उससे अपोजिट है, और तीसरे का यूनिक वर्ड है ललाटे कृतांजलि। वर्ड याद रखना, ललाटे कृतांजलि किसका है? तो आचार्य वाग्भट का है। ठीक है, अब चलते हैं मानस प्रकृतियों का वर्णन पे। देखो
मानस प्रकृति का जब वर्णन आता है ना, तो पहले तो बोलते हैं प्रकृतियाँ कितनी होती है, किस आचार्य ने कितनी मानी है, पहले वर्ड यही पूछा जाता है। तो उसको पहली मानसिक है, तो मानसिक दोष कौन से होते हैं, मानसिक गुण कौन से होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो सत्व, रज और तम। सत्व 7, रज 6। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इधर ले लें कि सात्विक, राजसिक और तामसिक हो गया 3। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो शुद्ध प्रकृति कौन सी होगी? ऑब्वियसली शुद्ध इज सात्विक। अब इसमें दोषिक डोमिनेंस भी आप मुझे बता दो कि सात्विक वात होगा, पित्त होगा, कफ होगा, रजस वात होगा, पित्त होगा, कफ होगा और तामस वात होगा, पित्त होगा, कफ होगा। अगर नहीं पता तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी आपको। ठीक है, एक हिंट दे देती हूँ, चलो। जो सत्व है सबसे ज्यादा साफ क्या रहेगा? फायर हमारी सबसे ज्यादा साफ है ना? तो सात्विक का बता देती हूँ, दैट इज पित्त। ठीक है, थोड़ा पढ़ना खुद को जरूरी है, मतलब अपने आप से क्वेश्चंस आएंगे ना, तभी जाके सामने के क्वेश्चंस हमें क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो शुद्ध प्रकृति कितनी होती है हमारी? 7। अब आचार्य काश्यप है ना, बड़े प्यारे हैं, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर है वो, तो बड़े प्यारे हैं। प से क्या है? प से क्या है? जब हमने उनको प्यारे बोला है, तो प से है प्रजापत्य, और य से क्या हो जाएगा? य से हो जाएगा यक्ष सत्व। ये दो उनने एक्स्ट्रा माने, इसलिए बड़े प्यारे हैं। ठीक है, प्रजापत्य और यक्ष सत्व। ठीक है, अब जहां उन्होंने नंबर 7 दिया है, वहां उन्होंने नंबर 8 दिया है, और जहां उन्होंने नंबर 6 दिया है, वहां उन्होंने 7 दिया है। 3 का 3 है, तो दो एक्स्ट्रा हो गए, तो उनका नंबर हो गया 18। कौन से एक्स्ट्रा है? प्रजापत्य और यक्ष सत्व। ठीक है, आचार्य कौन से आचार्य प्यारे हैं? तो आचार्य काश्यप प्यारे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा नंबर्स का वर्णन किया है। ठीक है, आई होपफुल मैं बहुत इजी वर्ड्स आपको यूज करी ताकि आपको चीजें समझ में आए। नवजात शिशु परिचर्या। देखो, नवजात शिशु परिचर्या जो है ना आचार्य सभी की इंपॉर्टेंट है। मेन चीज है, जब बच्चा निकल रहा है, उसके बाद हमें कौन से कर्म उसके लिए करने हैं, ताकि हम उसको सेव कर सके, उसे एक अच्छी जीवनचर्या दे सके। अगर वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रेस में चला जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर वो पूरी हमारा वैक्स बोल दो, अगर आप, जो हमारा उल्वा है उससे लिपटा हुआ है, तो हमें क्या करना है? तो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट बहुत इजी बोलते हैं कि भाई उल्वा जो है, जो एक वैक्स जैसी लेयर आपको दिख रही है, सबसे पहले तो उसका परिमार्जन करो। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सैंधव और मधु का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल है, गर्भोधक वमन के लिए भी। क्या उल्वा परिमार्जन में उसका वर्णन था या नहीं? देखो, अब है ना, हम कुछ क्वेश्चन छोड़ते चलेंगे, क्वेश्चंस वही छोड़ूंगी मैं जो आपने पुराना पढ़ा है, ताकि आपको रिवाइज आ जाए। अगर नहीं आ रहा है फिर से एक बार देख लो, है ना? उल्वा परिमार्जन, और अगर नहीं याद आ रहा, नहीं देखते बन रहा, तो कमेंट करके बता देना, तो मैं उसका आंसर आपको तुरंत दे दूंगी। ठीक है, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, बाकी कोई चीज हो जाए। और आचार्य चरक क्या बोलते हैं? प्राण प्रत्यागमन रक्षा। मतलब उसके प्राण प्रत्यागमन यानी चले गए, उसकी क्या करना है? रक्षा करना है। मतलब कि हमें वो इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें क्या हम उसके लिए कर सकते, कैसे हम उसके प्राण वापस ला सकते हैं, वो क्रिया सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जो लगा है सो लगा है। प्राण प्रत्यागमन आचार्य चरक, उल्वा परिमार्जन आचार्य सुश्रुत, और यहाँ स्वर्ण प्राशन का वर्णन है। मतलब इसमें ये ऐसा क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण प्राशन आचार्य कौन से आचार्य जो है वो नवजात शिशु परिचर्या में वर्णन करते हैं, तो उसका आंसर बनता है आचार्य वाग्भट। क्लियर हो गया कि कौन से आचार्य स्वर्ण प्राशन का वर्णन करते हैं, कहाँ करते हैं? तो नवजात शिशु परिचर्या में करते हैं, दैट इज आचार्य वाग्भट। अब आहार आपको किस मात्रा में लेना चाहिए, ये हम चैप्टर नंबर 5 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना? चरक सूत्र 5 में क्या बोल रहा है वो? मात्रा और अग्नि और बल की अपेक्षा करके हमें आहार लेना चाहिए। आहार कैसा होना चाहिए? अग्नि और बल की अपेक्षा करता हुआ हमें हमारा आहार लेना चाहिए। ये हो गया आचार्य चरक की बात। और आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, यहाँ पर उसका वर्णन यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं किया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं आचार्य शारंगधर, एक पेज ऊपर चले गए, अष्टांग संग्रह में क्या चीज बताई है? मात्रा पुनर्अगली बल द्रव्यापेक्षणी। तो वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? हम सिर्फ यहाँ पर मात्रा पुनः अगली बल वर्ड को देख के आचार्य चरक नहीं टिक करना है, द्रव्यापेक्षणी भी वहां लिखा हुआ है, तो हमें अष्टांग संग्रह आचार्य वाग्भट की तरफ इशारा कर रहा है। अब मूत्र के गुण देख लेते हैं। ठीक है, मूत्र का जो वर्णन है कि मूत्र के और स्वेद में एक लक्षण जो आता है, रेफरेंस बता दे रही हूँ,
यहाँ नहीं लिखा है ना? हाँ, यह नहीं है, जो कि है सुश्रुत सूत्र 15, दोष, अग्नि, ठीक है? वहाँ पे हर चीज़ का वर्णन है। सुश्रुत सूत्र 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अच्छे से इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या धातुओं की क्षय अपक्षय की अवस्था, क्या वातादि की क्या क्षय होएगा तो कौन से लक्षण मिलेंगे, वृद्धि के, और मल भी है। तो उसी मल के अंदर हमें मूत्र का भी वर्णन मिलता है कि मूत्र अगर कम हुआ तो क्या होगा, ज़्यादा हुआ तो कहाँ होगा, कहाँ पर वेदना होगी, कौन से लक्षण होंगे, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आचार्य चरक क्या बोल रहे हैं कि कफ शामक व वात अनुलोमक, पहली चीज उसने बोला मूत्र क्या क्या काम करता है। तो हम हमेशा जब कफ की चिकित्सा करते हैं तो अनुपान के रूप में हम मूत्र लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि एक तो कफ का शमन करता है, वात का अनुलोमन करता है, और पित्त को क्या बोलते हैं, पित्त को भी अधे मार्ग से निकालते हैं। कितना अच्छे गुणों से हमारा मूत्र बना हुआ है। तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, उन्होंने भी दोनों चीज बोल दी कि कफ और वात अग्र, कफ को भी कम करता है, वात को भी कम करता है, वात का अनुलोमन भी करता है। उन्होंने मतलब उनने बोला सिर्फ कफ को कम करता है, ठीक है, वात का अनुलोमन, ये दोनों लक्षण तो सेम है। तो इसने एक और कौन सा लक्षण बोला कि आपकी तो पूरी बात सही है, लेकिन एक वात का भी कम करता है। लेकिन आचार्य वाग्भट यहाँ पे बोल दे रहे हैं, नहीं नहीं, हम तो पित्त को बढ़ा देंगे, कि पित्त वर्धन का काम करता है। और आचार्य भाव प्रकाश बोलते हैं कि रसायन है, मूत्र को रसायन किसने बोला है, तो आचार्य भाव प्रकाश ने बोला है। जैसे हमारे 20 पेजेस होंगे तो हम फर्स्ट रिवीजन साइकिल ऑफ पेज नंबर 11 और 20 में कुछ क्वेश्चन मैं आपको आउट कर दे रही हूँ कि हाँ मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो आपको याद रखना है। अब मूत्र के रस के बारे में पढ़ते हैं कि आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट कौन सा रस प्रधान मानते हैं, और दलहड़ इससे जस्ट अपोजिट चलते हैं। ठीक है, अपोजिट चलते हैं, ये वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जिन रसों को आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट हमारे प्रधान रस बोलते हैं, उसी को ये अनुरस बोल देते हैं, और जो अनुरस बोलते हैं उसको प्रधान बोल देते हैं। ठीक है, तो कटु हमारा प्रधान रस याद रखना है, अनुरस होता है हमारा लवण, और डलहड़ आचार्य इसका जस्ट अपोजिट मानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नस्य के भेद में। देखो, नस्य के भेद इंपॉर्टेंट बहुत हो जाते हैं, क्योंकि एक तो नस्य में भी पढ़ते हैं, पंचकर्म में भी सेम चीज पढ़ते हैं, और जब हम शाला के पढ़ते हैं तब हम सेम चीज फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जगह आपका रिवाइज होएगा। नावन अवपीड़न प्रदमन किसके भेद है ना? तो ये किसके हो जाएंगे? आचार्य चरक अनुसार इसके भेद हो जाएंगे नस्य के। सुश्रुत आचार्य ने सिर्फ दो बोला है, और दो को भी फिर है ना इनने 5 टाइप्स में बांट दिया है। इसलिए अगर ऑप्शन दो अवेलेबल ना रहे, फर्स्ट चॉइस हमारी दो रहेगी, दो अवेलेबल ना रहे तो हम 5 चूज करेंगे। दो कौन सा? एक स्नेहन, एक शिरोविरेचन। आचार्य वाग्भट हमारे 3 बोलते हैं। 3 कौन कौन से हैं? रेचन, व्रीहण और शमन। तीनों का अलग अलग काम है। हमने लास्ट टाइम LSR पढ़ा, सॉरी, LSR, ये सारे की आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एक बस आगे यहाँ 3 भेद आया, तो 3 कहाँ कहाँ आया था वो मैंने आपको याद कराने के लिए LSR बोल दिया। ठीक है, इसको पढ़ते चलो, एक वीडियो से दूसरा हमारा इसलिए रहता है कि चलो आपने, मैं ये समझ के चलती हूँ कि आप वो पढ़कर आए हैं अच्छे से। ठीक है, आचार्य काश्यप ने 2 भेद बोले, एक वृहण करता है और दूसरा शोधन करता है। ठीक है, वृहण कर्षण, शोधन पूरण। ठीक है, आचार्य शारंगधर बोलते हैं 2 भेद होते हैं, एक स्नेहन, दूसरा रेचन। ठीक है, चलते हैं रक्त पित्त में गंध या पूर्व रूप में उसके। ठीक है, अब रक्त पित्त का पूर्व रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आचार्य ने उसका वर्णन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आचार्य चरक और वाग्भट बोलते हैं कि मत्स्य गंधता, मछली की जैसी उसकी गंध आती है रक्त पित्त के पूर्व रूप में। लोह गंधी आचार्य चरक, और आचार्य सुश्रुत, मेनली आचार्य सुश्रुत का याद रखना है। और लोह, लोहित, मत्स्य, आम गंधी, कितने वर्ड है? पहली तो लोह, लोहित, मत्स्य, आमगंधी, इसी को तोड़ के यहाँ पे लिखा है। अब इसका डिस्क्रिप्शन, इसका रेफरेंस पता होना चाहिए आपको। अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि रक्त पित्त का चैप्टर का नाम है कोई, वो किस चैप्टर का नाम है, कौन सा उसका सीक्वेंस है, और वहीं पर इसका वर्णन है कि लोह, लोहित, मत्स्य, आम, गंधी आचार्य चरक मानते हैं। चलो, निदान स्थान का टॉपिक है वो, है ना? वर्धमान पिपली, वर्धमान पिपली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा रसायन चैप्टर का, क्योंकि उसमें किस कैसे देना है, कब उत्तम है। अब ये देखो यहाँ पर रोग अधिकार क्या है, हमने बोला कि आचार्य चरक ने रसायन बताया। आचार्य सुश्रुत हमारा, याद रख लो, मतलब हाईलाइट कर दो इस पॉइंट को,
कि आचार्य सुश्रुत ने इसे बात रक्त में बताया। कहा? बात रक्त में। और आचार्य काश्यप इसे राजक्षमा, शोथ और शोथ प्रतिषेध प्रति प्रतिशाय, सॉरी, शोथ और प्रतिशाय। ये देखो, शोथ में बहुत बार जब हम काश्यप पढ़ेंगे ना, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि वहां पर जब वर्णन करते हैं तो राजक्षमा में भी वर्धमान पिपली आती है और शोथ में भी वर्धमान। एक्चुअली प्रतिशाय मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे याद नहीं आ रही है, या तो ऐसे कह सकते शोथ में और रक्तपित्त में तो है वर्धमान पिपली का वर्णन। ठीक है, इसलिए कोई चीज नहीं भी पता है तो भी हमारे गोविंद पारिक में तो है। अब इसको किस स्वरूप में लेना है ये इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास उत्तम बल है तब आप कल्क लेंगे, जब मध्यम है तब क्वाथ लेंगे, और जब बहुत ही हीन बल है देन यू विल टेक चूर्ण। और आचार्यों ने इसकी मात्रा भी वेरी कर दी कि आप 10 पिपली ले लो, 6 ले लो, 3 ले लो। लेकिन आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे, 10 तो ले लो, लेकिन उसके बाद उन्होंने मात्रा यहाँ 6 है तो यहाँ 7 बताई, यहाँ 3 है तो यहाँ 5 बताई है। और 10 तो आचार्य भोज भी मान रहे हैं, 3 वैसे ही मान रहे हैं, लेकिन 7 और 5 को ने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, और कुल दिन अब कैसे कंप्लीट होगा आपके कुल दिन, तो वो हो जाते 1000 लेंगे आप, कुल टोटल आपका 1000। अगर उत्तम बल है, मध्यम है तो 1014, और आपका हीन बल है तो 1026। ये सारी चीज क्लियर है। वर्धमान पिपली का रेफरेंस पुराने क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, पता चले नए में भी बन जाए कभी। तो काश्यप के अनुसार क्या है, राजक्षमा, शोथ, प्रतिशाय, सुश्रुत आचार्य बोलते हैं वात्रक, और आचार्य चरक बोलते हैं रसाय। तो थैंक यू और फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्टडी विथ मी। थैंक यू फॉर चूजिंग आई प्रेरणा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही आपकी पढ़ाई बहुत इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में अच्छे से होती रहे। पुराना रिवाइज करते रहना और पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच।